नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आइए आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, कैपिटल गेन को लेकर मिली बड़ी राहत, 90 करोड़ रुपए तक का एग्जम्पशन यहां पर अलाउ किया गया है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जहां पर कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54F के अंदर एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है यहां पर अब जितने भी होम ओनर्स हैं यानी जिनका खुद का घर है उनको यहां पर फायदा मिला है। इस केस के अंदर यहां पर 90 करोड़ का जो है वो एग्जम्पशन अलाउ किया है। क्या होगा पूरा केस, पूरे केस की डिटेल जानकारी देंगे। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और कैसे यहां पर रिलीफ जो है आने वाले समय में अब आपको मिलने वाली है। अगर आप एक टैक्स पेयर है, कंसल्टेंट है, तो यहां पर इस केस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कई सारी नई जानकारी आपको मिलेगी। इस केस के तहत यहां पर एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो यहां पर देखने को आई है। क्या है पूरा केस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर क्या नया यहां पर कोर्ट का डिसीजन आया है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट का क्या लेटेस्ट जजमेंट आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर। सबसे पहले सेक्शन के बारे में जानेंगे, सेक्शन 54F क्या कहता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस क्या है और डिसीजन क्या यहां पर दिया गया है। तो सेक्शन 54F बात करता है अगर आप निवेश करते, इन्वेस्ट करते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में तो आपको एग्जम्पशन मिलता है। अब इसमें कंडीशन क्या है ये जान लीजिए। तो ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अलाउ करता है एग्जम्पशन के लिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपने सेल किया है या आपने ट्रांसफर करी है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, सेल आपको रेसिडेंशियल हाउस जो है वो नहीं करना है। अगर रेसिडेंशियल हाउस अगर आपने बेचा है तो उस केस में सेक्शन 54 के अंदर आप एग्जम्पशन लेंगे नया रेसिडेंशियल हाउस परचेस करने के लिए। लेकिन यहां पर आपको तभी एग्जम्पशन मिलेगा अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जैसे कि आपने शेयर्स बेचे हैं या अगर आपने प्लॉट ऑफ लैंड भी बेचा है तो भी आपको यहां पर फायदा मिल जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी तरह के अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी आपने बेची है, बॉन्ड बेचे हैं, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म अगर हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ, ये आपने बेचा होना चाहिए और खरीदा क्या है इसके सामने, परचेज किया है या आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है। ध्यान रखिएगा जिस दिन आपने सेल किया है यानी जो शेयर्स आपने सेल करे हैं, जिस डेट को सेल किया है, परचेज की बात करें तो कितने समय के अंदर आपको नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है। नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल हाउस जो है इन इंडिया के अंदर आपको खरीदनी है। इसके लिए टाइम लिमिट यहां पर दी गई है। क्या ये टाइम लिमिट होगी, तो परचेज की अगर बात करें तो जिस दिन से बेचा हुआ है, शेयर्स बेचे हुए हैं, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर खरीद लेना है। तो मान लीजिए 2025 में आपने बेचा है तो 2024 से पहले 2024 और 25 के पहले आपको यहां पर नई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर लेनी है। 1 साल का समय पीरियड ये, या फिर 2 साल के अंदर अंदर आफ्टर सेल होने के 2 साल के अंदर अंदर। ये बात कर ली हमने परचेज के केस में, बाई के केस में। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा 3 साल का समय पीरियड दिया जाता है। 3 साल में फ्रॉम द डेट ऑफ सेल आप कभी भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन क्या करवाना है, नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाना है। अब ध्यान रखिएगा जो भी आपको यहां पर निवेश करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निवेश नहीं करना, आपको नेट सेल कंसिडरेशन जो है वो यहां पर निवेश करनी है। अगर यह नेट सेल कंसिडरेशन जो है वो आपकी न्यू एसेट से यानी आपकी जो नई एसेट है वो ज्यादा हुई, नई एसेट की वैल्यू मान लीजिए 60 लाख है, आपकी नेट सेल कंसिडरेशन 50 लाख है, तो उस केस में जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, मान लीजिए आपका 20 लाख का है, तो पूरा एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी नई एसेट जो है वो 40 लाख की है और नेट सेल कंसिडरेशन 50 लाख का है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट होगा, यानी 20 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय 40 लाख आपने नई एसेट खरीदी है डिवाइड बाय 50 लाख, तो जो भी प्रोपोर्शनेट होगा उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा, ना कि पूरा का पूरा 20 लाख रुपए। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा 10 करोड़ से ज्यादा आप मैक्सिमम जो है
वो निवेश नहीं कर सकते, एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आपकी नई एसेट भी हो, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 54 का एग्जम्पशन भी है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर आप बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR अगर आप निवेश नहीं कर पाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर देना है। यहां पर भी 10 करोड़ की जो लिमिट है वो यहां पर रहेगी, 10 करोड़ से ज्यादा आप पैसा नहीं डाल सकते। अब इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन भी आपने सेल करी थी, जिस दिन भी आपने सेल करी थी, या सेल के 2 साल के अंदर आपको परचेज करना था, या सेल के 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना था, ये जो पीरियड था इसमें सिर्फ आपके पास एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो आप नहीं खरीद रहे हैं वही होनी चाहिए, कोई अनदर हाउस प्रॉपर्टी आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप बेच रहे हैं, चाहे वो आप शेयर्स बेच रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो, कोई भी चीज आप लॉन्ग टर्म एसेट बेच रहे हो, उस दिन आपके पास सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक से ज्यादा यानी 2 या उससे ज्यादा अगर आपके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हुई तो उसके इसमें एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वही अलाउ किया जाएगा। यानी जो नहीं आप परचेस करेंगे इस एग्जम्पशन के लिए, यानी जो आपने नेट कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन निवेश किया है नई एसेट परचेस करने के लिए, न्यू एसेट जो भी आप परचेस करेंगे, रेसिडेंशियल हाउस जो भी आप परचेस करेंगे वो एक ही होना चाहिए। उसमें अगर एक से ज्यादा हुआ तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और हमारा जो केस है वो इसी पर डिपेंड करता है। आइए अब बताते हैं आपको केस क्या है और इसमें क्या फाइनल डिसीजन दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, कैसे टैक्स पेयर को फायदा बेनिफिट मिलेगा। आइए आ जाते अपने केस पर। दिल्ली हाईकोर्ट का ये लेटेस्ट केस है, 30 अप्रैल 2025 को इसका डिसीजन आया है। लता गोयल इस केस में एसएससी है, ITAT केस नंबर है 127/2025। अब इस केस में हुआ क्या है आइए जानते हैं। तो यहां पर जो भी लता गोयल है, इन्होंने बेचे हैं, सेल किए हैं शेयर्स बेचे हैं और इन्होंने जो है वो यहां पर निवेश किया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। सेक्शन 54F के तहत एग्जम्पशन लिया है और क्लेम किया है 90 करोड़ रुपीस का। तो यहां पर जो लता जी है, इन्होंने शेयर्स बेचकर एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और 90 करोड़ जो है वो क्लेम किए हैं। अब एओ ने जब इनकी स्क्रूटनी करी तो सबसे पहले तो एओ ने ये पाया कि इन्होंने जो निवेश किया है वो डायरेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट तरीके से इन्होंने पैसा जो है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में नहीं डाला है। इस वजह से एओ ने जो है वो खारिज कर दिया था। इसके बाद CIT अपील के पास गए तो CIT अपील ने एग्जम्पशन अलाउ कर दिया, भले ही डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है तो भी अलाउ किया जाएगा। अब यहां पर फिर से 2 साल के बाद एओ ने इनका केस रीओपन किया और इस केस में अब यहां पर एक बात निकल कर आई, जो भी यहां पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी लता जी ने, तो यहां पर कुछ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह था। ये पूरी बिल्डिंग थी जिसमें था ग्राउंड फ्लोर, फिर था यहां पर फर्स्ट फ्लोर और फिर था यहां पर सेकंड फ्लोर। तो यहां पर एओ का यह कहना था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये तीनों के तीनों जो फ्लोर है वो ऑन करती है लता जी, यानी बाकी के जो 2 है वो साथ में को ओनर है, यानी और भी फैमिली मेंबर्स के साथ को ओनर है, लेकिन लता जी यहां पर जो है तीनों के तीनों ये जो फ्लोर हैं सेम बिल्डिंग के हैं, एक ही बिल्डिंग है, सेम बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक ही है, बिल्डिंग अलग अलग नहीं है, लेकिन यहां पर इस एक ही बिल्डिंग में अलग अलग जो फ्लोर्स हैं, यानी फ्लोर्स डिफरेंट फ्लोर्स हैं। तो यहां पर एओ का यह कहना था क्योंकि लता जी यहां पर मल्टीपल फ्लोर्स जो है वो यहां पर होल्ड कर रही है, इस वजह से ये 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसे यहां पर एक से ज्यादा मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। और क्योंकि लता जी ने यहां पर कंडीशन को ब्रेक किया है, इस वजह से उन्हें यह 90 करोड़ का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एओ का यह कहना था कि यहां पर लता जी अलग अलग फ्लोर को खुद के नाम से, क्योंकि उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर पता किया तब उन्हें पता चला कि लता जी के पास यहां पर 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोर को लता जी खुद ओन करती है। तो एओ का साफ साफ कहना था यह मल्टीपल फ्लोर का केस है, यहां पर एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई है। इस वजह से एग्जम्पशन डिनाइड किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 54F के अंदर साफ साफ कंडीशन कही गई है कि जिस
दिन आप बेच रहे हैं उसके 2 साल तक और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपके पास कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां पर लता जी के पास अलग अलग तरह के मल्टीपल फ्लोर्स हैं। अब यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के पास ये केस आ चुका और दिल्ली हाईकोर्ट में इसने क्या जजमेंट दिया है आइए ये जान लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का इसमें यह कहना था कि बिल्डिंग यहां पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनाया था जहां पर ग्राउंड फ्लोर था, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया आपका सेकंड फ्लोर। क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया था, ये पूरी की पूरी एक ही बिल्डिंग नजर आ रही थी, एक ही बिल्डिंग जो है वो यहां पर बनाई गई थी, जिसमें जो स्टेयरकेस थी वो भी एक ही थी। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेयरकेस नहीं है, यानी एक ही पूरी फैमिली के लिए यहां पर पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी और सेम बिल्डिंग थी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर यहां पर थे। सेम बिल्डिंग थी यहां पर, भले ही यहां पर अलग अलग फ्लोर क्यों ना है, अलग अलग फ्लोर जो है वो लता जी ने होल्ड करके भी क्यों ना रखे हैं, यहां पर इस बिल्डिंग को जो है वो सिंगल यूनिट माना जाएगा, सिंगल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाएगी और एग्जम्पशन जो है 54F का अलाउ किया जाएगा। 90 करोड़ जो है वो अलाउ किए गए हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कर दिया, अगर अलग अलग फ्लोर हैं, सेम बिल्डिंग है लेकिन एक ही बिल्डिंग है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि ये एक बिल्डिंग लग रही है, अलग अलग बिल्डिंग नहीं लग रही है, इस वजह से यहां पर आपको फायदा मिलेगा, सिंगल यूनिट मानी जाएगी, यानी ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है एक वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी और एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बिल्डिंग ये एक होती, ये हो गई बिल्डिंग आपकी ए और ये एक और बिल्डिंग है 2, अब बी ए बिल्डिंग और बी बिल्डिंग है। अब इसके अंदर एक फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, जिसके अंदर जो लता जी का था, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर उनका आधा हिस्सा था और दूसरी बिल्डिंग थी उसमें सेकंड फ्लोर पर भी उनका जो था उनका आधा हिस्सा था। तो इस केस में यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 सेपरेट बिल्डिंग है, तो उस केस में यहां पर 2 रेसिडेंशियल यूनिट मानी जाएगी और इस केस में यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको 54F का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर अलग अलग बिल्डिंग के अंदर आपने होल्ड किया है, 50% होल्ड क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपकी सेम बिल्डिंग है, पूरी एक बिल्डिंग है, यहां पर स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है, फंक्शनल ऐसी बनी हुई है इस बिल्डिंग की कि एक ही पूरी सेम बिल्डिंग लग रही है, यहां पर डिफरेंट नई बिल्डिंग निकलकर नहीं आ रही है या नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी निकलकर नहीं आ रहा है, तो उसे पूरा का पूरा एक यूनिट माना जाएगा, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो जितने भी होम ओनर्स हैं, कंसल्टेंट है, एडवोकेट है, उन्हें आप चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर कितने भी फ्लोर क्यों ना हो, चाहे आपने 3 फ्लोर लेकर रखे हैं, 4 फ्लोर लेकर रखे हैं, 5 फ्लोर लेकर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसका स्ट्रक्चर जो ऐसा बनाया हुआ है कि वो पूरी एक बिल्डिंग लग रही है तो आपको 54F के अंदर एग्जम्पशन दिया जाएगा, डिनाइड नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अगर कितने भी मल्टीपल फ्लोर क्यों ना हुए लेकिन एक बिल्डिंग हुई तो आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट डिसीजन यहां पर जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो एक लेटेस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो है वो एसएससी को अलाउ किया गया, 90 करोड़ का एग्जम्पशन जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। एओ ने जो डिमांड ऑर्डर जारी करा था उसको खारिज कर दिया, जो एडिशन किया था उसको खारिज कर दिया गया और एसएससी की जो अपील है वो अलाउ करी गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।